दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दियों वाली एक सुबह थी। चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि जैसे पूरी दुनिया को किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। गुलबर्ग में खड़ी वह पुरानी और आलीशान हवेली थी। धुंध में आधी छिपी हुई सी लग रही थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज और चुभने वाली थी कि बाहर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। मगर उसी हवेली के पीछे बने छोटे से रसोई घर में बैठी 21 साल की जरीन के लिए ये सर्दी किसी सजा से कम नहीं थी। बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर बैठकर वह बर्तन धो रही थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। नल से गिरता बर्फ जैसा ठंडा पानी उसकी नाजुक उंगलियों को नीला कर रहा था। हर बार जब वह बर्तन रगड़ती तो उंगलियों में उठती तेज टिस उसके दिल तक पहुंच जाती, मगर वह बिना कुछ कहे चुपचाप काम करती जा रही थी। थकी हुई नजरों से उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 8 बज चुके थे और घर में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई थी। उसके मन में अनगिनत ख्याल एक साथ उमड़ रहे थे। कभी वह सोचती कि क्या सच में ये वही घर है जिसमें वह पैदा हुई थी, वही घर जिसे उसके पापा सलीम साहब ने बड़े प्यार और शौक से बनवाया था, वही हवेली जिसमें वह बचपन से किसी राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी, जहां उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मगर आज उसी घर में रहते हुए भी उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। उसकी माँ रुखसाना बेगम, जो कभी इस घर की असली मालकिन हुआ करती थी, आज उसी घर के एक सीलन भरे कमरे में लकवे से जूझते हुए बिस्तर पर पड़ी थी। जरीन की आंखों में आंसू तक नहीं थे। शायद ठंड ने उन्हें भी जमा दिया था, या फिर हालात की सख्ती ने उसके दिल को इतना मजबूत बना दिया था कि अब रोने की ताकत भी नहीं बची थी। वह अब एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन बन चुकी थी। ऐसी मशीन जिसके अंदर भी भावनाएं हैं, यह मानने को कोई तैयार नहीं था। तभी अचानक ताई समीना की कड़कती हुई आवाज ने उसके खामोश ख्यालों को बेरहमी से तोड़ दिया। जरीन, अरे ओ महारानी, अभी तक बर्तन ही धो रही हो? जरीन घबराकर पीछे मुड़ी। रसोई के दरवाजे पर समीना बेगम हाथ बांधे खड़ी थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह नाराजगी और कठोरता साफ झलक रही थी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम्हें पता है ना कि आज लंदन से तैमूर मिर्जा आ रहा है? उसके स्वागत में जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर ड्राइंग रूम में जाकर हीटर चला दो और सुन लो, अगर मेहमान के सामने तुम अस्त व्यस्त हालत में नजर आई तो याद रखना, किसी को ये मौका मत देना कि लोग कहें इस घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, जबकि सच तो ये है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। कोई और होता तो कब का तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से धक्के मारकर निकाल चुका होता। जरीन ने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर झुका दिया। उसने अपने भीगे और ठंड से कांपते हाथों को अपनी कमीज के दामन से पोंछा और धीरे से खड़ी हो गई। ठंड की वजह से उसके शरीर के जोड़ दर्द कर रहे थे, मगर उसने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि इस घर में उसकी हैसियत किसी साइंस से ज्यादा नहीं रह गई थी। ऐसा साया जो मौजूद तो होता है लेकिन किसी की नजर में नहीं आता, सिवाय उस वक्त के जब काम करवाना हो। जब जरीन रसोई से बाहर निकली तो लॉन्च का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। पूरे हॉल में मुलायम और महंगे कालीन बिछे हुए थे। बड़े बड़े झूमर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे और हर कोने में लगे हीटरों की वजह से वातावरण गर्म और आरामदेह लग रहा था। मगर ये गर्माहट जरीन के ठंड से जमे हुए जिस्म को अजीब तरह से चुभ रही थी, जैसे इस चमकदार माहौल में उसका ठंडा और थका हुआ वजूद बिल्कुल बेगाना हो। तभी सामने से उसकी चाची शबीना अपनी बेटी सना के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। सना ने नए फैशन का बेहद महंगा लंबा कोट और चमकदार बूट पहन रखे थे, जिससे उसकी अमीरी साफ झलक रही थी। उधर ताई जी की बेटी साइमा सोफे पर बैठी थी और एक मेकअप आर्टिस्ट बड़े ध्यान से उसके बाल सजा रही थी। उन्हें देखकर जरीन को अपनी पुरानी ऊनी चादर और घिसी हुई चप्पलों पर जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सा तरस उमड़ आया। उसे लगा जैसे ये सब सिर्फ इसीलिए इतनी तैयारी कर रही हैं ताकि आने वाले अमीर मेहमान को अपनी खूबसूरती और ठाठ बाट से प्रभावित कर सकें, जबकि जरीन की बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि आज का दिन किसी अपमान के बिना गुजर जाए और उसे अपनी बीमार माँ के पास बैठने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। तभी
साइमा की नजर आईने में पड़ती जरीन की परछाई पर गई और उसने मुंह बनाते हुए कहा, जरा इसकी शक्ल तो देखो मम्मा, इसे कहो मेहमानों के सामने मत आए। तैमूर क्या सोचेंगे कि हमारे घर में ऐसी फकीरन लड़कियां घूमती हैं। उसकी बात सुनकर शबीना बेगम हल्के से हंस पड़ी और हामी भरते हुए बोली, हाँ जरीन, तुम ऐसा करना कि मेहमान के आने के बाद रसोई में ही रहना। बस जब मैं आवाज दूं तो ट्रे लेकर आ जाना और तुरंत वापस चली जाना। ये सुनकर जरीन के भीतर जैसे लावा उबलने लगा। शब्द उसके गले तक आकर रुक गए। वह जोर से कहना चाहती थी कि ये घर उसका है, ये हवेली, ये झूमर, ये फर्नीचर सब उसके पिता की कमाई से बना है और ये लोग तो बस यहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं। मगर उसी पल उसे अपनी बीमार माँ का ख्याल आ गया। अगर उसने जरा सी भी जुबान खोली तो शायद माँ की दवाइयां भी बंद कर दी जाएं। उसने गहरी सांस ली, सब्र का कड़वा घुट पिया और सिर झुकाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई ताकि हीटर चालू कर सके। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंची कि बाहर पोर्च में एक भारी गाड़ी के रुकने की आवाज गूंज उठी। घर के अंदर अचानक हलचल मच गई। आ गए, हाय अल्लाह, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। साइमा घबराकर सोफे से उछल पड़ी। समीना और शबीना बेगम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जरीन का मन हुआ कि वह तुरंत वापस रसोई की तरफ भाग जाए, मगर ताई का दिया हुआ हुक्म उसके कदम रोक चुका था। दरवाजे के पास रखा भारी सजावटी पीतल का गुलदान रास्ते में आ रहा था, इसलिए वह जल्दी से उसे हटाने के लिए आगे बढ़ी, मगर ठंड से उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और पकड़ भी कमजोर पड़ चुकी थी। उसी पल जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, बाहर की धुंध के साथ एक लंबा और प्रभावशाली साया भीतर दाखिल हुआ। वह था तैमूर मिर्जा। उसने काला कोट पहन रखा था, गले में मुलायम ऊनी मफलर था, हाथों में गरम दस्ताने और चेहरे पर एक अजीब सी सख्त संजीदगी थी। लगता था जैसे वह लंदन की बर्फीली हवाओं का आदी हो चुका हो। उसकी शख्सियत में इतना रोब और ठहराव था जैसे आसपास की हवा भी कुछ पल के लिए थम गई हो। उसके कदम बेहद मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उधर जरीन जैसे ही गुलदान उठाने लगी, उसकी अचानक मौजूदगी से घबरा गई। उसकी सुन्न उंगलियां उस भारी गुलदान का बोझ संभाल नहीं पाई और वह उसके हाथों से फिसलने लगा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरकर तेज आवाज करता, जरीन उसे बचाने के लिए तुरंत आगे झपटी, मगर संतुलन खो बैठी और सीधे तैमूर के सामने जाकर गिर पड़ी। गुलदान तो गिरने से बच गया, मगर उसमें भरा पानी झलक कर तैमूर के चमकते काले बूट्स और पैंट के निचले हिस्से पर जा गिरा। उस पल जैसे समय ठहर गया। कड़ाके की सर्दी में जरीन फर्श पर गिरी हुई थी। उसके घुटने में चोट लग चुकी थी और ठंडा पानी उसके कपड़ों में समा गया था, मगर उसे दर्द से ज्यादा डर महसूस हो रहा था। सामने खड़ा आदमी जरा भी नहीं हिला। तैमूर ने धीरे से नीचे देखा, जहां एक लड़की कांपती हुई फर्श पर पड़ी थी। उसके जूते भीग चुके थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना हमदर्दी, बस एक गहरी खामोशी थी। उसने बेहद इम्तिनान से अपना चश्मा उतारा और जरीन की तरफ देखा। पीछे से साइमा और ताई जी घबराई हुई आवाज आई, वेलकम होम तैमूर। मगर तैमूर ने हल्का सा हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। उसकी नजरें अब भी सिर्फ फर्श पर गिरी जरीन पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज ठंडी, सख्त और हुक्म देने वाली थी। उठो। उसकी आवाज भारी और बर्फ जैसी ठंडी थी, ऐसा हुक्म जिसे ठुकराना नामुमकिन था। जरीन लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। गिरने की वजह से उसकी पुरानी ऊनी चादर कंधों से खिसक गई थी, जिसे उसने घबराकर जल्दी जल्दी ठीक किया। उसके हाथ अब भी ठंड से सुन्न थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सबको उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही हो। वह अपनी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सामने खड़ा शख्स ऐसा था जिसकी मौजूदगी ही किसी दबाव की तरह महसूस हो रही थी। तैमूर ने बेहद सलीके से अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और पूरे इम्तिनान से अपने जूतों पर गिरा पानी पोंछने लगा। उसके हर हाव भाव में एक अजीब सा ठहराव और नफासत थी, जैसे उसे जरा भी जल्दी ना हो। फिर उसने सीधा होकर जरीन की तरफ देखा और उसके चेहरे को गौर से परखने लगा, मानो किसी अनजानी किताब के पन्ने पढ़ रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सपाट आवाज में कहा, क्या इस घर में चलने के असूल नहीं सिखाए जाते या फिर नजर का कोई मसला है? उसके लहजे में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, मगर शब्दों की धार इतनी तीखी थी कि वह सीधे दिल पर लगती थी।
वह ताना नहीं मार रहा था, बल्कि ऐसे पूछ रहा था जैसे सामने वाले की पूरी शख्सियत को परख रहा हो। जरीन को उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। शर्म, डर और बेबसी सब मिलकर उसके भीतर तूफान मचा रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे सर उठाकर पहली बार उस अजनबी आदमी को गौर से देखा जो उसके सामने खड़ा था। तैमूर की आंखें गहरी झील जैसी थी, उनमें कोई भाव पढ़ पाना मुश्किल था। वह सिर्फ देख रहा था, जैसे सामने खड़ी लड़की के भीतर छुपी हर परत को समझ लेना चाहता हो। उसी पल जरीन के अंदर दबा हुआ आत्मसम्मान जैसे अचानक जाग उठा। बरसों से सहते सहते जो चिंगारी बुझने के करीब थी, वह इस कटु लहजे से फिर से भड़क उठी। उसने धीरे से कहा, माफ कीजिएगा, मेरे हाथ ठंड से सुन है। आपके जूते खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ रास्ता साफ कर रही थी। और जहां तक नजर की बात है, कभी कभी धुंध इतनी गहरी होती है कि इंसान को अपनी मजबूरी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके मुंह से निकले ये शब्द वहां खड़े हर इंसान के लिए अप्रत्याशित थे। समीना बेगम तो जैसे सन रह गई, उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। एक साधारण सी समझी जाने वाली लड़की, और वह भी तैमूर मिर्जा के सामने इस तरह जवाब दे रही थी। कुछ पल के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। तैमूर की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की सी चमक उभरी। ये चमक हैरानी की थी या किसी अनकही सराहना की, ये समझ पाना मुश्किल था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अब वह जरीन के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी मौजूदगी से जैसे हवा और भारी हो गई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, धुंध बाहर है मोहतरमा, घर के अंदर नहीं। और अपनी मजबूरी को अपनी नाकाबिलियत का बहाना मत बनाइए, गलती मानना सीखिए, बहाने हमेशा कमजोर लोग बनाते हैं। ये कहकर उसने बेहद बेरुखी से उसे हल्का सा किनारे किया और आगे बढ़ गया, जैसे ये पूरा वाकया उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। मगर उसके कहे हुए शब्द जरीन के दिल में किसी तेज नुकीले तीर की तरह धंस चुके थे। कमजोर, उसने मन ही मन ये शब्द दोहराया। उसके भीतर कहीं गहरी जगह दर्द की एक लहर उठी। तुम क्या जानो तैमूर मिर्जा, वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी जंग लड़ रही हूँ। उधर ताई समीना घबराकर तुरंत तैमूर के पीछे भागी और बेहद बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, आई एम सो सॉरी, ये लड़की तो बस ऐसी ही है, दिमाग थोड़ा कमजोर है इसका, यतीम है ना, हमने तरस खाकर पाला है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। फिर उन्होंने मुड़कर तेज आवाज में कहा, जाओ जरीन, यहाँ से दफा हो जाओ और मेहमान के लिए कॉफी बनाकर लाओ। जरीन ने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। गिरने की वजह से उसका घुटना पूरी तरह जख्मी हो गया था और हर कदम पर दर्द उठ रहा था, मगर उसके जिस्म का ये दर्द उस चोट के सामने कुछ भी नहीं था जो अभी अभी उसकी रूह को लगी थी। ड्राइंग रूम में तैमूर सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे किसी शाही दरबार का मालिक हो। उसका अंदाज ठहरा हुआ, गंभीर और प्रभावशाली था। वह खामोश था, मगर उसकी आंखें सब कुछ देख और समझ रही थी। सामने ताई और चाची उसकी खुशामद में लगी हुई थी, हर बात में उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। दूसरी तरफ साइमा और सना बनावटी हंसी हंसते हुए उससे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी, जैसे किसी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेना चाहती हो। तैमूर बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, मगर उसकी गहरी और पैनी नजरें कमरे की हर छोटी बड़ी बात को गौर से परख रही थी। उसे ये सब किसी नाटक जैसा लग रहा था। हर चेहरा जैसे एक बनावटी मुखौटा पहने हुए था। फिर भी वह कुछ बोले बिना एक तमाशबीन की तरह सब कुछ देखता और सुनता रहा। थोड़ी देर बाद जरीन कॉफी की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही वह अंदर आई, उसे तुरंत महसूस हुआ कि तैमूर की नजरें उस पर टिक गई हैं। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क थी। उसने सावधानी से ट्रे मेज पर रखी और कॉफी का कप तैमूर के सामने रख दिया। तैमूर ने कप उठाया और उसकी नजर अनायास ही जरीन के हाथों पर जा ठहरी। उसके हाथ ठंड और मेहनत की वजह से लाल पड़ चुके थे, उंगलियां सूज गई थी, उन पर बर्फ जैसे पानी में काम करने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। उसने कप होठों से लगाया, मगर उसकी नजरें अब भी जरीन के चेहरे से फिसलकर उसके हाथों पर ठहरी हुई थी। फिर उसने कप वापस मेज पर रखते हुए सपाट और सख्त लहजे में कहा, कॉफी में चीनी कम है और अगली बार कॉफी के साथ कुछ घर का बना भी लाइएगा।
मुझे बेकरी का बासी सामान पसंद नहीं। उसकी बात सुनते ही समीना बेगम जल्दी से बोली, अरे बेटा, लंच में साइमा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। जरीन बिना कुछ कहे ट्रे उठाकर वापस मुड़ने लगी कि तभी तैमूर की आवाज ने उसे रोक दिया। रुकिए। जरीन के कदम वहीं थम गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तैमूर ने धीमे मगर बेहद ठंडे लहजे में कहा, अगली बार कॉफी लाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ट्रे कांपे नहीं। मुझे कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं। जरीन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तैमूर का चेहरा हमेशा की तरह शांत और बेभाव था, मगर उसके शब्द किसी अनकहे तंज की तरह जरीन के दिल को चुभ गए। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दोपहर के वक्त जब खाने का समय हुआ तो बड़ा सा मेज तरह तरह के लजीज पकवानों से सजा हुआ था। तैमूर मेज के सिरहाने वाली कुर्सी पर बैठा था और बाकी सब लोग उसके आसपास बैठे थे। साइमा और सना दोनों उसकी प्लेट में खाना परोसने के लिए जैसे होड़ लगा रही थी। ये कढ़ाई मैंने बनाई है तैमूर, साइमा ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। और ये मिठाई मैंने बनाई है, सना ने भी गर्व से दावा किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चोरी छिपे नजर डाली, क्योंकि दोनों ही जानती थी कि ये सब झूठ है। असल में ये सब पकवान किसी और ने बनाए थे। तैमूर खामोशी से खाना खाता रहा। वह हर निवाले को ध्यान से चख रहा था, जैसे स्वाद के साथ साथ सच्चाई भी परख रहा हो। खाना बेहद ही स्वादिष्ट और संतुलित बनाया हुआ था। कमरे के एक कोने में खड़ी जरीन ये सब चुपचाप देख और सुन रही थी। सुबह से जले हुए हाथों और थके हुए जिस्म के साथ उसने ये सारा खाना तैयार किया था, मगर उसके मेहनत का सारा श्रेय कोई और ले रहा था। अचानक तैमूर ने चम्मच मेज पर रख दिया और अपनी नजरें साइमा की तरफ उठाई। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी और होठों पर एक नपी तुली मुस्कान। इस कढ़ाई में आपने कौन सा खास मसाला इस्तेमाल किया है? उसने बेहद शांत लहजे में पूछा। इसका स्वाद आम रेसिपी जैसा नहीं है, काफी रिवायती और संतुलित है। उसके शब्द तारीफ जैसे लग रहे थे, मगर उसकी नजरों में साफ जांच पड़ताल थी। साइमा एकदम से हड़बड़ा गई। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर जल्दी से बोली, वो बस शान के मसाले और थोड़ा सा दही डाल दिया था। तैमूर ने हल्का सा भौं उठाया और प्लेट की तरफ देखते हुए बोला, दही? इस डिश में तो आमतौर पर टमाटर की बेस होती है, दही डालने से तो ये फट जाती है। दिलचस्प। उसके होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई और वह दोबारा खाने में लग गया। साइमा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, जबकि शबीना और समीना ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, मगर माहौल की अजीब सी जेम छुप नहीं सकी। तैमूर समझ चुका था कि ये हाथ असल में खाना बनाने वाले नहीं हैं, मगर उसने किसी का पर्दाफाश नहीं किया। वह जानना चाहता था कि इस पर्दे के पीछे असली हाथ किसका है। रात काफी गहरी हो चुकी थी, बाहर धुंध और भी घनी हो गई थी और पूरी हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया था। तैमूर को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। चलते चलते वह घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वह कोई स्टोर रूम नहीं था, बल्कि पुराना सा बरामदा था, जिसे शीशे लगाकर बंद कर दिया गया था। तैमूर उत्सुकता से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर का दृश्य देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। हीटर की हल्की रोशनी में फर्श पर वही लड़की जरीन बैठी हुई थी। उसके कंधों पर वही पुरानी ऊनी चादर थी, मगर इस वक्त वह ना बर्तन धो रही थी, ना कोई काम कर रही थी। उसके सामने एक बड़ा कैनवस रखा था और हाथ में ब्रश था। वह पेंटिंग बना रही थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा गहरा सुकून था, जैसे वह इस दुनिया से बिल्कुल अलग किसी और ही दुनिया में खो गई हो। कैनवस पर गहरे नीले और काले रंगों से वह एक उफनता हुआ तूफान बना रही थी। उस तूफान के बीच एक अकेली नाव थी, जो डूब नहीं रही थी, बल्कि हर लहर से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। शीशे के उस पार खड़ा तैमूर सांस रोके उसे देखता रहा। ये लड़की सचमुच एक पहेली है।
दिन में वही डरी सहमी सी नौकरानी जो कांपते हाथों से कॉफी परोसती है, और रात में वही लड़की एक कलाकार बन जाती है जो अपने ब्रश से तूफान रच देती है। तैमूर की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखों में गहरी वीरानी थी, मगर उसके हुनर में एक ऐसी आग थी जो बता रही थी कि उसके भीतर कितना कुछ दबा हुआ है। तैमूर ने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे इस हवेली की दीवारों के पीछे दबाकर रखा गया है। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश, तमाशबीन की तरह, और फिर धीरे से वापस मुड़ गया। उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। वह इस लड़की की असली कहानी जरूर जानेगा। वह यहाँ एक कारोबारी समझौते और तयशुदा शादी के इरादे से आया था, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना एक बागी दिल से होने वाला है। एक ऐसा बागी जो इस वक्त अपनी ही सल्तनत में कैदी बनकर जी रहा था। दिसंबर की जमा देने वाली रातें जितनी लंबी थी, जरीन के लिए उतनी ही सब्र आजमाने वाली भी थी। पिछले एक हफ्ते में इस घर की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। तैमूर मिर्जा के आने से हवेली के सारे नियम और तौर तरीके उलट पुलट हो गए थे, मगर इस बदलाव का सबसे भारी बोझ जरीन के कंधों पर आ पड़ा था। उसके लिए तैमूर कोई ख्वाबों का शहजादा या प्रिंस चार्मिंग नहीं था, बल्कि एक नई मुसीबत था। एक घमंडी, अकड़ू और अमीर लंदन वाला साहब जिसके नखरे उठाते उठाते उसकी कमर टूट जाती थी। जरीन को उससे सख्त चिढ़ होने लगी थी। जब भी वह सामने आता, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव होता, जैसे वह जरीन को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर परख रहा हो। और जरीन के लिए वह बस एक और अमीर आदमी था जिसे अपनी दौलत और अपनी खूबसूरत शख्सियत पर बहुत नाज था। अपनी इज्जत और खुददारी को बचाने के लिए वह उससे जितना हो सके दूर रहना चाहती थी, मगर मुश्किल ये थी कि तैमूर को कॉफी सिर्फ जरीन के हाथ की ही पसंद थी, और ये बात ताई समीना के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मजबूरी ये थी कि मेहमान को नाराज भी नहीं किया जा सकता था। तैमूर का रोज का एक तयशुदा रूटीन बन गया था कि सुबह जल्दी घर से निकल जाना, शहर के बड़े आर्किटेक्ट्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करना, अलग अलग साइट्स का मुआयना करना, और फिर शाम ढलते ढलते वापस हवेली लौट आना। उसकी वापसी का वक्त जैसे पूरे घर के लिए किसी छोटे त्योहार से कम नहीं होता था। शाम होते ही हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। साइमा और सना दिन भर या तो पार्लरों में वक्त बिताती या बाजारों में शॉपिंग करती, ताकि शाम को तैमूर के सामने कोई नया अंदाज, नया लिबास और नई अदाएं पेश कर सके। उस दिन भी शाम के करीब 7 बज रहे थे। लॉन्च में हीटर जल रहा था और हल्की गर्माहट पूरे कमरे में फैल रही थी। जेरीन एक कोने में खड़ी पर्दों की सलवटें ठीक कर रही थी। तभी मुख्य दरवाजा खुला और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। आज उसने गहरे नीले रंग का सिलेकेदार सूट पहन रखा था और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, साइमा जो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई थी, तुरंत अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। उसने आज हल्के गुलाबी रंग के बेहद चमत्कार ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर सितारों जैसी कढ़ाई चमक रही थी। पैरों में इतनी ऊंची हील्स थी कि ठीक से चलना भी मुश्किल लग रहा था। वह लहराती हुई आवाज में बोली, हेलो तैमूर, वेलकम बैक, और संभलते संभलते उसकी तरफ बढ़ी। तैमूर ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक ली। फिर बेहद गंभीर लहजे में बोला, हेलो साइमा। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि घर में कोई फैंसी ड्रेस शो चल रहा है। फिर याद आया कि ये तो तुम्हारा रोज का स्टाइल है। वैसे एक बात बताओ, इन जूतों में तुम चल भी लेती हो या बस मूर्ति बनकर खड़ी रहती हो? उसका लहजा बिल्कुल सीधा और संजीदा था, मगर उसके शब्दों का तंज साफ महसूस हो रहा था। मगर साइमा ने इसे तारीफ समझ लिया और शर्माते हुए बोली, ओ थैंक यू तैमूर, ये इम्पोर्टेंट है। फैशन के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ता है। दूसरी तरफ सना खुद को बहुत समझदार साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसके हाथ में एक अंग्रेजी उपन्यास था जिसे वह उल्टा पकड़े बैठी थी। वह तैमूर की तरफ मुड़ी और बोली, तैमूर, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट पर तुमसे डिस्कस करूं। मुझे बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में बहुत दिलचस्पी है। तैमूर आराम से सोफे पर बैठ गया और अपनी टाई की गांठ ढीली करने लगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, जरूर सना, मगर पहले ये बताओ कि क्या तुम
इमारतों के नक्शे भी वैसे ही उल्टे देखती हो जैसे ये किताब पकड़ रखी है। सना घबराकर तुरंत किताब सीधी करने लगी, जबकि तैमूर ने खुलकर हंसने की बजाय बस हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर रहने दी। जरीन ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे तैमूर की हाजिर जवाबी पर हैरानी तो हुई, मगर ये सब उसे बेहद खोखला और बनावटी लगा। वह चुपचाप वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक तैमूर की आवाज ने जैसे उसके कदम रोक लिए। मिस जरीन, मेरी कॉफी। उसके लहजे में वही हुक्म देने वाली ठंडक थी जो जरीन को जहर जैसी लगती थी। उसने पलटकर देखा, तैमूर अब पूरी तरह गंभीर था और सीधा उसी तरफ देख रहा था। अभी लाती हूँ, उसने छोटा सा जवाब दिया और रसोई की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंचते ही उसने झुंझलाहट में एक बर्तन जोर से रख दिया और बड़बड़ाने लगी, खुद को समझता क्या है, बादशाह सलामत। जरा सी देर हो जाए तो माथे पर बल पड़ जाते हैं। अल्लाह करे इसकी कॉफी पीते वक्त इसमें मच्छर गिर जाए और वो मच्छर इसके पेट में जाने की बजाय सीधे इसके दिमाग में चला जाए। जब अपने ही दिमाग में भिनभिनाहट होगी तो दूसरों की कमियां निकालना भूल जाएगा। वह कुछ देर ऐसे ही बड़बड़ाती रही, मगर कॉफी बनाते वक्त उसने पूरी सावधानी बरती, क्योंकि वह ताई समीना की डांट बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। कुछ ही देर बाद जब वह कॉफी की ट्रे लेकर वापस लॉन्ज में पहुंची तो वहां का नजारा बदल चुका था। ताई समीना और चाची शबीना आकर बैठ चुकी थी और दोनों पूरे उत्साह के साथ तैमूर की खुशामद करने में लगी हुई थी। जरीन ने चुपचाप कॉफी का कप तैमूर के सामने रख दिया। तैमूर ने कप उठाया, एक घुट लिया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे स्वाद को परख रहा हो। फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, परफेक्ट। पूरे शहर में ऐसी कॉफी शायद ही कहीं मिलती हो। उसने कप मेज पर रखते हुए जरीन की तरफ देखा और कहा, मिस जरीन, क्या आपने कॉफी बनाने का कोई डिप्लोमा किया है या ये भी कोई खानदानी राज है? उसके सवाल में हल्की सी मुस्कान थी, मगर आवाज में वही ठहराव। जरीन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह बस वहां से जल्दी निकल जाना चाहती थी। उसने सपाट लहजे में जवाब दिया, हर काम के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें मजबूरी सिखा देती हैं। इतना कहते ही ताई समीना ने उसे घूरकर देखा और झिड़कते हुए बोली, ज्यादा जबान मत चलाओ, जाओ जाकर बाकी काम देखो। जरीन मुड़कर जाने ही लगी थी कि तैमूर की आवाज फिर गूंजी, रुकिए, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। जरीन के कदम वहीं थम गए। तैमूर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, जरीन, आप दिन भर काम करती रहती हैं, क्या आपको कभी थकान महसूस नहीं होती? मैं देखता हूँ जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तब भी आप काम में लगी होती हैं और जब रात को लौटता हूँ तब भी। क्या आपको आराम करने का कोई वक्त नहीं मिलता? उसके सवाल में हमदर्दी थी या सिर्फ जिज्ञासा, ये समझना मुश्किल था, मगर जरीन को ये सब एक बनावटी दिलचस्पी जैसा लगा। उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे साए थे, मगर उसकी आवाज चट्टान जैसी सख्त थी। गरीबों को थकने का हक नहीं होता मिस्टर तैमूर, और वैसे भी ये मेरा घर है। मैं यहाँ काम अपनी माँ और अपनी छत के लिए करती हूँ, किसी के एहसान तले नहीं हूँ। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मेरा फिक्र रहने दीजिए। इतना कहकर वह तेजी से मुड़ गई। इस बार तैमूर उसे रोक नहीं सका, वह बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रह गया। उस लड़की की खुददारी उसके दिल को अजीब तरह से छू रही थी। जितनी बार वह उसे किसी छोटे या दबे हुए माहौल में देखता, वह उतनी ही मजबूती से सामने खड़ी नजर आती। इसके उल्ट साइमा और सना की बनावटी अदाएं और बेवकूफी भरी हरकतें उसे और ज्यादा चिढ़ा रही थी। रात के खाने पर माहौल को खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। डाइनिंग टेबल पर मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और तरह तरह के सलाद सजे हुए थे। ताई समीना और चाची शबीना के बीच जैसे एक खामोश मुकाबला चल रहा था कि कौन तैमूर की प्लेट में ज्यादा परोसे। समीना बेगम बोली, तैमूर बेटा, ये चिकन पीस लो, साइमा ने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। शबीना भी तुरंत बोल उठी, नहीं बेटा, ये कबाब खाओ, सना कह रही थी कि तुम्हें स्पाइसी पसंद है। तैमूर ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों के हाथ रोक दिए और बोला, आंटी, खाना बहुत लजीज है, मगर आज मैं आप सबसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया।
प्लेटों और चमचों की खनकती आवाजें थम गई। जेरीन एक तरफ खड़ी पानी का जग भर रही थी। इस बातचीत में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि खाना जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह अपनी माँ के पास जा सके। तैमूर ने नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और सबकी तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, दरअसल मैंने फैसला किया है कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए। रोज रोज की तन्हाई से मैं थक चुका हूँ। ताई समीना और चाची शबीना की आंखों में उम्मीद की चमक जगमगा उठी। साइमा ने शर्माते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया जो अभी तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, और सना ने बनावटी गंभीरता से गला साफ किया। ताई समीना ने उत्सुकता से पूछा, तो तुमने क्या सोचा बेटा? तैमूर ने बेहद इम्तिनान से कहा कि मैंने मम्मा को कॉल कर दिया है, वो अगले हफ्ते लंदन से आ रही है। मम्मा आ रही है? सब एक साथ बोल उठे। तैमूर ने सिर हिलाया, जी, और वो खाली हाथ नहीं आएंगी, वो अपने साथ हमारी खानदानी अंगूठी भी ला रही हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। वो आएंगी, खुद उस लड़की को देखेंगी और फिर मंगनी की रस्म अदा करेंगी। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। कमरे में जैसे अचानक हलचल मच गई। ताई समीना ने मन ही मन तय कर लिया कि जरूर तैमूर ने साइमा को पसंद किया होगा, आखिर वह ज्यादा खूबसूरत है। वहीं चाची शबीना को पूरा यकीन था कि तैमूर सना की मॉडर्न बातों से प्रभावित हो चुका है। दोनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ विजयी मगर छुपी हुई दुश्मनी भरी नजरों से देखा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, समीना बेगम उत्साह से बोली। तुम्हारी मम्मा को तो हम सराखों पर बिठाएंगे, मगर बेटा ये तो बताओ कि तुमने उन्हें किसके बारे में बताया है? कोई इशारा तो दो। तैमूर ने पानी का गिलास उठाया और एक घुट लिया। उसी पल उसकी नजर अनायास ही जेरीन की तरफ उठी, जो बिल्कुल बेपरवाह से दीवार की तरफ देख रही थी, जैसे इस पूरी बातचीत में उसका कोई लेना देना ही ना हो। इस खबर से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। तैमूर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने मम्मा से कहा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ घर सजाना ही ना जानती हो, बल्कि घर संभालना भी जानती हो, जो हीरे जवाहरात की नुमाइश ना करे, बल्कि जिसका किरदार ही खुद हीरे की तरह चमके। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद पर मम्मा भी अपनी मोहर लगा देंगी। आप लोग बस तैयारी रखिए। उसकी इस बात ने ताई और चाची दोनों को उलझन में डाल दिया। घर संभालना और अच्छा किरदार, दोनों को लगा कि ये सारी खूबियां तो उनकी बेटियों में कूट कूट कर भरी हुई है। साइना ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उसे किचन में जाकर फोटो खिंचवाने होंगे ताकि तैमूर को लगे कि वह कितनी घरेलू लड़की है। वहीं सना ने तय कर लिया कि वह तैमूर के सामने बेहद धार्मिक बनने का नाटक करेगी। जेरीन ने दिल ही दिल में एक ठंडी सांस ली। शुक्र है, अगर इसकी शादी हो गई तो शायद ये इस घर से चला जाएगा या अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा, बस मेरी जान छूटे। उसने मन ही मन सोचा। उसे तैमूर की बातों में अपने लिए कोई इशारा नजर नहीं आया, क्योंकि उसके हिसाब से तैमूर जैसा अमीर और घमंडी इंसान कभी भी एक नौकरानी को पसंद करने की गलती नहीं कर सकता था। खाने के बाद जब जेरीन रसोई में बर्तन समेट रही थी, तैमूर पानी पीने के बहाने किचन में आ गया, मगर जेरीन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा। तभी तैमूर ने अचानक कहा, तैयार रहना जेरीन। जेरीन चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। किस लिए? बर्तन तो मैं धो रही हूँ, और क्या तैयारी करनी है? तैमूर हल्के से हंसा और बोला, मेहमानों की आमद की, घर में रौनक लगने वाली है। और हाँ, मेरी कॉफी में चीनी थोड़ी कम रखा करो, जिंदगी में पहले ही बहुत मिठास आने वाली है। इतना कहकर वह एक पहेली जैसा जुमला उछालते हुए वहां से चला गया और जेरीन वहीं खड़ी रह गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। पागल आदमी, उसने बड़बड़ाते हुए सिर झटक दिया। पता नहीं किस बेचारी की किस्मत फूटने वाली है जो इस मगरूर इंसान के साथ बंधेगी। उसे क्या पता था कि तैमूर की जिंदगी की असली मिठास उसी के हाथों की बनी कॉफी से जुड़ी हुई है। उधर लॉन्च में ताई और चाची ने अपनी अपनी बेटियों को ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। साइमा, कल से तुम सुबह जल्दी उठोगी और तैमूर के सामने नमाज पढ़ोगी, ताई ने हुक्म दिया। और सना, तुम कल से जींस नहीं पहनोगी, सलवार कमीज निकालो, चाची ने सख्त हिदायत दी।
हवेली अब किसी जंग के मैदान जैसी लगने लगी थी। उधर तैमूर अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था और वह नीचे आंगन में फैली धुंध और टिमटिमाती रोशनियों को देख रहा था। उसने धीमे से खुद से कहा, बहुत जल्द मिस जरीन, आपको पता चल जाएगा कि तैमूर मिर्जा क्या चीज है। आप जिस पिंजरे में कैद हैं उसकी चाबी मेरे पास है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जंग का बेगुल बज चुका था और आने वाला हफ्ता फैसला करने वाला था। पूरे शहर पर दिसंबर की वह रात किसी आफत की तरह उतरी थी। आसमान जैसे फट पड़ा था और मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही थी। तेज हवाओं के झोंके हवेली की खिड़कियों से टकरा रहे थे, जैसे अंदर घुसने की जिद कर रहे हो। मगर हवेली के पिछवाड़े बने जर्जर कमरे में इससे भी बड़ा तूफान उठा हुआ था। जरीन की मां रुखसाना बेगम, जो कई सालों से फालिज की मार झेलते हुए खामोशी में पड़ी थी, अचानक बुरी तरह तड़पने लगी थी। उनकी सांसें उखड़ रही थी, चेहरा नीला पड़ चुका था और वे हवा के लिए मछली की तरह झटपटा रही थी। जरीन की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसने माँ का सर अपनी गोद में थाम रखा था। उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। अम्मी, हिम्मत रखो अम्मी, मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी कांपती आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसने माँ को तकिए का सहारा दिया, जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और भागती हुई बाहर निकल पड़ी। आंगन में पानी भर चुका था और बारिश की बूंदें किसी तेज सुई की तरह चुभ रही थी। मगर जरीन को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वह दौड़ते हुए मुख्य इमारत के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। अंदर गहरा सन्नाटा था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। ताई जान, खुदा वास्ते दरवाजा खोलिए। चाची जान, मेरी माँ मर रही है, मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए या एम्बुलेंस को फोन करने दीजिए। उसकी चीखें बारिश के शोर में दबती जा रही थी। वह लगातार अपनी मुट्ठियों से भारी लकड़ी का दरवाजा पीटती रही। काफी देर बाद जब उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी, तब जाकर दरवाजा थोड़ा सा खुला। सामने ताई समीना का नींद से भरा और चिड़ा हुआ चेहरा नजर आया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ये क्या मुसीबत है जरीन, आधी रात को क्यों तमाशा मचा रखा है, जिन भूतों की तरह क्यों चिल्ला रही हो। और फिर सख्ती से उसे डांट दिया। जरीन लगभग उनके पैरों में गिरने ही वाली थी। वह कांपती आवाज में बोली, ताईजान, अम्मी की सांस रुक रही है, खुदा के लिए ड्राइवर को बुला दीजिए या गाड़ी की चाबी दे दीजिए, हमें तुरंत अस्पताल जाना है वरना वो मर जाएगी। ताई ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर आसमान की ओर देखते हुए झुंझलाकर बोली, पागल हो गई हो क्या, इतनी भयानक बारिश में ड्राइवर कहाँ जाएगा और गाड़ी अभी अभी सर्विस से आई है, मैं उसे कीचड़ में खराब नहीं करवाऊंगी। ये तुम्हारी माँ का रोज का ड्रामा है, जाओ जाकर उन्हें गर्म पानी पिला दो, सुबह देखा जाएगा। इतना कहकर उन्होंने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए दरवाजा जरीन के मुंह पर बंद कर दिया। जरीन वहीं पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है। कुछ पल बाद उसने फिर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और पुकारने लगी, चाची, साइमा, कोई तो है, खुदा का खौफ करो। मगर अंदर से अब कोई जवाब नहीं आया, बल्कि बत्ती भी बुझा दी गई। मायूस और टूटे हुए दिल के साथ जरीन बारिश में भीगती हुई वापस पोर्च की ओर दौड़ी। उसने सोचा शायद गेट खोलकर सड़क पर पहुंच जाए और कोई रिक्शा ही मिल जाए। हालांकि इस भयानक तूफान में ये लगभग नामुमकिन था। वह तेजी से गेट की ओर भाग रही थी कि अचानक कीचड़ में उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने और कोहनियां छिल गई, कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए और वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की ओर देखकर फरियाद की, या अल्लाह, कोई मदद भेज दे, मेरी माँ को बचा ले। उसकी पुकार जैसे बारिश और तूफान के शोर को चीरती हुई ऊपर तक पहुंच गई। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई तेज हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। गेट खुला और तैमूर की काली गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई। तैमूर आज एक लेट नाइट मीटिंग से लौट रहा था। पोर्च के फर्श पर बारिश में भीगी हुई एक लड़की को देखकर उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। वह गाड़ी से उतरा नहीं, बल्कि लगभग छलांग लगाकर बाहर आया। कुछ ही पलों में बारिश ने उसका महंगा सूट पूरी तरह भिगो दिया। जरीन, उसने हैरानी और सदमे से उसे देखते हुए कहा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरीन ने भीगी आंखों से उसकी ओर देखा। उस पल उसे तैमूर में कोई घमंडी अमीर आदमी नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण नजर आई। वह लड़खड़ाते हुए उठी, उसकी कमीज पकड़ ली। तैमूर, मेरी माँ, वो मर जाएगी, प्लीज अस्पताल ले चलिए। ताई ने दरवाजा नहीं खोला, उसकी आवाज हिचकियों में टूट रही थी। तैमूर का चेहरा एक ही पल में गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक नजर बंद दरवाजे की तरफ डाली, फिर जरीन का हाथ थामकर उसे सहारा दिया और दृढ़ आवाज में कहा, चलो मेरे साथ। उसने ना कोई सवाल किया, ना कोई सफाई मांगी। वह जरीन के साथ दौड़ता हुआ पिछवाड़े वाले कमरे तक गया। रुखसाना बेगम की हालत बेहद नाजुक थी। तैमूर ने एक पल भी गवाए बिना उन्हें अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उसने रुखसाना बेगम को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और जरीन को आगे बैठने का इशारा किया। अगले ही पल गाड़ी तूफान की तरह अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर जरीन बार बार पीछे मुड़कर अपनी मां को देखती रही, जबकि तैमूर पूरी तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, मगर उसकी आंखों में जरीन के लिए ऐसी चिंता झलक रही थी जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही तैमूर ने इमरजेंसी वार्ड में मानो हड़कंप मचा दिया। डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए और इलाज शुरू कर दिया गया। जरीन बाहर बेंच पर भीगी हुई और कांपती बैठी थी। सर्दी उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। थोड़ी देर बाद तैमूर कहीं गया और वापस लौटा तो उसके हाथ में गर्म कॉफी का कप और एक शॉल थी। उसने चुपचाप शॉल जरीन के कंधों पर डाल दी। जरीन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तैमूर ने धीरे से कहा, पी लो, तुम्हें हिम्मत की जरूरत है। उसकी आवाज बेहद नरम थी। वही तैमूर जो हमेशा तंज करता था, मगर आज उसकी आवाज में अजीब सी नरमी और मरहम थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले कि मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी हालत बेहद कमजोर है। उन्होंने बताया कि साफ लग रहा है कि उन्हें कई महीनों से ठीक तरह का खाना और दवाइयां नहीं मिली, इसलिए ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि साफ साफ लापरवाही का नतीजा है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर उन्हें अस्पताल लाने में आधा घंटा भी और देरी हो जाती तो शायद उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। डॉक्टर के ये शब्द जरीन के दिल पर भारी पत्थर की तरह आ गिरे। वह भीतर से शर्म और दर्द से भर गई, मगर तैमूर की मिठियां गुस्से से कस गई। उसने दृढ़ आवाज में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, अब किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। आप उनका सबसे अच्छा इलाज शुरू कीजिए। पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस वो पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए। उसके बाद तैमूर वार्ड के अंदर गया। रुखसाना बेगम आधी बेहोशी की हालत में थी। तैमूर उनके सिरहाने खड़ा हुआ और बेहद नरम आवाज में बोला, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, आपके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अब आपका बेटा आ गया है। दरवाजे पर खड़ी जरीन ये सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आया कि तैमूर खुद को उनका बेटा क्यों कह रहा है और वह अचानक इतना दयालु क्यों हो गया है। मगर उस पल उसके दिल में तैमूर के लिए गहरी कृतज्ञता भर गई। उसने सोचा कि शायद ये आदमी बाहर से जितना सख्त और घमंडी दिखता है, अंदर से उतना ही इंसानियत से भरा हुआ है। अगली सुबह सूरज निकलते ही हवेली में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। रात की घटना की खबर ताई और चाची तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय वे इस बात पर नाराज थी कि तैमूर जरीन और उसकी मां को अस्पताल ले गया था। हालांकि उन्हें अपनी सफाई देने का ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि आज घर में एक बहुत बड़ा दिन था। तैमूर की मां बेगम मुमताज मिर्जा लंदन से आ रही थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ताई और चाची ने अपनी बेटियों को ऐसे तैयार किया था जैसे वे किसी हुस्न के मुकाबले में जा रही हों। साइमा ने लाल रंग का खूबसूरत शरारा पहना हुआ था, जबकि सना ने हल्के नीले रंग का फैंसी गाउन पहन रखा था। दोनों के चेहरे पर बनावटी मुस्कानें सजी हुई थी। तैमूर, जो पूरी रात जागने के बाद अस्पताल से होकर आया था, नहा धोकर लॉन्च में मौजूद था। आज वह पारंपरिक सफेद सलवार कमीज और काले वेस्ट कोट में था।
उसकी शख्सियत मानो सब पर भारी पड़ रही थी। उधर जरीन भी अस्पताल से वापस आ चुकी थी क्योंकि उसकी मां की हालत अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। उन्हें छुट्टी देकर वह घर ले आई थी। रात के मुकाबले अब उनकी हालत में काफी सुधार था, लेकिन हवेली पहुंचते ही ताई ने उसे सख्त आवाज में आदेश दिया था कि वह मेहमानों के सामने बिल्कुल न आए और पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ खाने पीने का इंतजाम देखे। जरीन ने थकी हुई आंखों और पीले पड़े चेहरे के साथ हमेशा की तरह सिर झुका लिया और चुपचाप रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और बेगम मुमताज मिर्जा बड़ी शान और गरिमा के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई। वह एक नफासत और समझदारी से भरी हुई महिला थी जिनकी शख्सियत में तैमूर जैसी ही तेज बुद्धिमानी झलक रही थी। ताई और चाची ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्हें फूलों के हार पहनाए गए और पूरे अदब के साथ अंदर लाया गया। साइमा और सना बारी बारी आगे बढ़ी और झुककर सलाम किया। मुमताज बेगम ने मुस्कुराकर कहा, माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बच्चियां हैं। ताई तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोली, भाभी, ये साइमा तो बिल्कुल घर गृहस्थी में माहिर है। कल से आपकी आमद की सारी तैयारियों में लगी हुई है। चाची भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तुरंत बात संभाली, और सना तो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है, बिल्कुल तैमूर के स्वभाव जैसी, मॉडर्न और समझदार। तैमूर चुपचाप खड़ा एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था जो तूफान आने से ठीक पहले छाई खामोशी जैसी लग रही थी। मुमताज बेगम ने जब उसकी ओर देखा तो माँ और बेटे की नजरें मिली, और उस एक नजर में जैसे कोई खामोश संदेश एक दूसरे तक पहुंच गया। चाय का कप रखते हुए मुमताज बेगम ने धीमे स्वर में कहा, वैसे तो सब कुछ अच्छा है समीना भाभी, मगर तैमूर ने मुझे बताया था कि इस घर में एक और बेटी है, जरीन। जैसे ही ये नाम लिया गया, ताई और चाची दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। साइमा ने नाखुशी से मुंह पिचका लिया। ताई ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, अरे वो तो बस रसोई में ही रहती है, नौकरों के साथ घुल मिल गई है। उसका रंग रूप भी ऐसा नहीं है कि आपके सामने आए। तभी तैमूर ने ऊंची आवाज में पुकारा, जरीन, जरा यहाँ आओ। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था कि कोई उसे रोक नहीं सका। जरीन, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, कांपते कदमों के साथ बाहर आई। उसने एक साधारण सा सूती जोड़ा पहन रखा था। दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ा हुआ था और चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था, मगर रात भर की जागी हुई आंखों में जो थकान, मासूमियत और गहराई थी, वह किसी भी बनावटी सजावट से कई ज्यादा असरदार थी। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई। मुमताज बेगम ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा, फिर धीरे धीरे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। वह धीमे कदमों से साइमा और सना के पास से गुजरी और सीधे जरीन के सामने जाकर रुक गई। जरीन ने घबराकर धीरे से सर उठाया। मुमताज बेगम ने बड़े स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और नरम आवाज में बोली, हीरे को चाहे जितनी भी मिट्टी में दबा दो, उसकी चमक छिप नहीं सकती। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक पुरानी मखमली डिबिया निकाली। ये देखकर ताई और चाची की सांसें जैसे थम गई। मुमताज बेगम ने डिबिया खोली तो उसमें एक बेहद कीमती पारिवारिक पन्ना और हीरे की अंगूठी चमक रही थी। उन्होंने जरीन का दायां हाथ अपने हाथ में लिया। जरीन के हाथ खुरदरे और ठंडे थे। उसकी उंगलियों पर हल्का सा जला हुआ निशान भी था। मुमताज बेगम ने उस हाथ को प्यार से चूमा और सबके सामने वो अंगूठी जरीन की तीसरी उंगली में पहना दी। जरीन का मुंह हैरानी से खुल गया, उसकी आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। कमरे में जैसे बम फट गया हो। ताई समीना का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वह कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी रह गई जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो। चाची शबीना के हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची, जबकि साइमा और सना के चेहरों से हवाइयां उड़ने लगी। ताई चीखती हुई बोली, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? इस 2 टके की लड़की को, हमारे घर की नौकरानी को तैमूर की पत्नी बनाएंगी? अब तक शांत खड़ा तैमूर आगे बढ़ा और उसने जरीन के कंधे पर मजबूती से हाथ रखकर उसे अपने पास कर लिया। उसकी आवाज गूंजती हुई ठोस थी, ये नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की असली वारिस है ताईजान, और सिर्फ घर की ही नहीं, ये तैमूर मिर्जा के दिल की भी वारिस है।
मुझे गुड्डियों को सजाने का शौक नहीं है, मुझे एक सच्चा हमसफर चाहिए। और वो मुझे उस बारिश वाली रात कीचड़ में लथपथ अपनी माँ के लिए तड़पती हुई मिली थी, ना कि मेकअप की परतों के पीछे। जरीन ने भीगी पलकों से तैमूर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह तंज और घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन और जिम्मेदारी झलक रही थी। जरीन अभी भी हैरान खड़ी थी। उसकी उंगली में चमकती अंगूठी उसे भारी लग रही थी, लेकिन तैमूर का साथ उसे कई ज्यादा मजबूत महसूस करवा रहा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था और उसके विरोधियों के लिए एक करारा सबक था। हवेली के ड्राइंग रूम में जैसे समय थम सा गया था। मुमताज बेगम के हाथों से पहनाई गई वह हीरे की अंगूठी जरीन की खुरदरी उंगलियों में सितारों की तरह चमक रही थी, मगर उसकी चमक ने ताई समीना और चाची शबीना की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उनके दिलों में जलन की आग भड़का दी। कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था, जिसे ताई समीना की भारी चीख ने तोड़ दिया। ये हरगिज नहीं हो सकता, ये धोखा है। जरूर इस लड़की ने तुम लोगों पर कोई जादू कर दिया है। एक नौकरानी आपके घर की बहू बनेगी, और मेरी साइमा का क्या? हमने बरसों से इस रिश्ते का इंतजार किया है। गुस्से और अपमान से ताई का चेहरा उदास हो चुका था और वह पूरी तरह आपे से बाहर हो चुकी थी। तैमूर, जो अब तक जरीन के कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर फैली ठंडी मुस्कान गुस्से से कई ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, बस बहुत हो गया ताईजान। रिश्तों का इंतजार नहीं किया जाता, रिश्तों का सम्मान किया जाता है, और वह आपने कभी नहीं किया। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तैमूर ने सबकी ओर देखते हुए आगे कहा, आप लोग जिस लड़की को नौकरानी कह रही हैं, वह आज से मिस्टर तैमूर मिर्जा की पत्नी है, और मेरी पत्नी की बेइज्जती मेरी अपनी बेइज्जती है। उसके इन शब्दों के साथ जैसे फैसला सुनाया जा चुका था, सना और साइमा के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। वे हारे हुए कदमों से अपने अपने कमरे की ओर चली गई। अब उन्हें वह बनावटी रूप भी उतारकर फेंकना था, जिसे उन्होंने जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ रखा था। उसी दिन और उसी समय पास की मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लिया गया। जरीन अब भी सदमे और खुशी के मिले जुले एहसास में डूबी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या वह कोई सपना देख रही है। उसने वही साधारण सा सूती जोड़ा पहन रखा था, लेकिन जब मुमताज बेगम ने अपने सर से लाल दुपट्टा उतारकर उसके सर पर रखा तो उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह दमक उठा। फिर वह पल आया जब तीन छोटे से शब्द कबूल है, कबूल है, कबूल है ने जरीन की पूरी तकदीर बदल दी। निकाह बेहद सादगी से हुआ। गवाह के तौर पर हवेली के पुराने नौकर मौजूद थे, जिनकी आंखें खुशी से नम हो गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से उस मासूम लड़की पर बरसों तक होते जुल्म देखे थे, और आज जब उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी तो वे भी भावुक हो उठे। हर नौकर ने दिल से दुआ मांगी कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। दूसरी तरफ ताई, चाची और उनकी बेटियां कमरे के कोने में खड़ी जैसे मातम मना रही थी। निकाह के तुरंत बाद तैमूर ने ऐलान किया कि वह जरीन और रुखसाना बेगम को लेकर अपने नए घर जा रहा है। ये सुनकर ताई समीना ने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो मुसीबत टल गई, हवेली तो उनके ही पास रहेगी। उन्होंने सोचा कि तैमूर भले हाथ से निकल गया, मगर अब वे अपनी बेटियों के लिए किसी और अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तैमूर अभी अपना आखिरी पत्ता खेलना बाकी रखे बैठा है। जरीन ने कांपते हाथों से अपनी मां को व्हीलचेयर पर बिठाया। रुखसाना बेगम की आंखों में अब होश की हल्की सी चमक लौट आई थी। पिछली रात से ही उनकी तबीयत में सुधार आने लगा था। उनके चेहरे पर भी धीरे धीरे रौनक लौट रही थी और बीमारी काफी हद तक काबू में आ चुकी थी। आज उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि उनकी बेटी, जिसने बरसों तक इन लोगों के जुल्म और ताने सहन किए थे, आखिरकार आज आजाद हो रही है और उसकी जिंदगी में अब खुशियों का नया सवेरा आने वाला है। बेटी की इस खुशी को देखकर रुखसाना बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। तैमूर खुद आगे बढ़ा और व्हीलचेयर संभाल ली। जब वे सब पोर्च तक पहुंचे तो बारिश थम चुकी थी, हवा धुली हुई थी
और उसमें एक ताजा खुशबू घुली हुई थी, जैसे नई शुरुआत का पैगाम दे रही हो। तैमूर ने जरीन को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। जैसे ही गाड़ी हवेली के फाटक से बाहर निकली, जरीन ने पीछे मुड़कर उस घर को देखा, वही घर जहां उसने बचपन से जवानी तक सिर्फ दुख, ताने और तकलीफें ही झेली थी। मगर आज वह वहां से सर उठाकर जा रही थी एक नई जिंदगी की ओर। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी डिफेंस के एक बेहद शांत और खूबसूरत इलाके में बने एक आधुनिक शैली के बंगले के सामने आकर रुकी। ये घर उस पुरानी हवेली की तरह रहस्यमय और बंद नहीं था, बल्कि खुला, उजला और हवादार था। चारों तरफ फैला हरा भरा लॉन, जिसमें ताजा खिले लाल और गुलाबी गुलाब हवा के साथ झूम रहे थे, पूरे माहौल को महका रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर किसी नई शुरुआत का स्वागत करने के लिए सजा हो। गाड़ी रुकते ही घर का स्टाफ बड़े आदर और गर्मजोशी के साथ बाहर आया और सबने झुककर उनका स्वागत किया। तैमूर ने बिना देर किए सबसे पहले रुखसाना बेगम का ध्यान रखा। उसने खुद आगे बढ़कर व्हीलचेयर संभाली और उन्हें बड़े एहतियात से उस कमरे तक पहुंचाया जो खास तौर पर उनके लिए तैयार किया गया था। वह कमरा बेहद आरामदायक और रोशनी से भरा हुआ था, जहां 2 नर्सें पहले से मौजूद थी और डॉक्टरों की टीम भी उनकी हालत देखने के लिए तैयार खड़ी थी। डॉक्टरों ने रुखसाना बेगम का तुरंत चेकअप किया और तैमूर को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मरीज पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है और जल्द ही उनकी सेहत और बेहतर हो जाएगी। मां को इतने सुकून और देखभाल में देखकर जरीन की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ के लिए वह कल रात तक दर दर भटक रही थी, आज वही माँ इतनी इज्जत और आराम के साथ इलाज पा रही है। कुछ देर बाद जब उसे तसल्ली हो गई कि रुखसाना बेगम सुरक्षित है, तो वह धीरे धीरे बाहर लॉन्च की ओर चली आई। लॉन्च बेहद सलीके से सजा हुआ था। बड़ी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वहां तैमूर पहले से खड़ा था और जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही जरीन अंदर आई, तैमूर ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, खुशामदीद मिसेज मिर्जा। ये शब्द सुनते ही जरीन के कदम जैसे ठिठक गए। वह अभी भी इस नए रिश्ते और नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। वह हल्की झिझक के साथ आगे बढ़ी और धीरे से सोफे पर बैठ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तैमूर जी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने मेरे लिए जो कुछ किया वह कोई भी नहीं करता। आपने मुझ जैसी मामूली सी लड़की के लिए इतना सब कुछ, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तैमूर ने तुरंत अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और मुस्कुराते हुए उसे चुप करवा दिया। उसकी आवाज बेहद नरम थी जब उसने कहा, खुद को मामूली मत कहो, तुम मामूली नहीं हो जरीन, तुम अनमोल हो। ये शब्द सुनकर जरीन की आंखें झुक गई और उसके दिल में एक अनजाना सुकून उतर आया। अभी दोनों के बीच ये खामोश और भावुक पल चल ही रहा था कि अचानक तैमूर का फोन बज उठा। फोन की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। तैमूर ने फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर डाली और फिर कॉल रिसीव कर लिया। उसने जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से ताई समीना की बेहद घबराई हुई और कांपती आवाज सुनाई दी, तैमूर बेटा, ये क्या हो रहा है? यहाँ पुलिस और वकील क्यों आए हुए हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हमें घर खाली करना होगा? ये कैसा मजाक है? उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तैमूर ने एक पल के लिए जरीन की तरफ देखा, फिर बेहद ठंडे और सख्त लहजे में फोन पर जवाब दिया, ये मजाक नहीं है ताईजान, ये इंसाफ है। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि उसमें छिपी कठोरता और भी गहरी लग रही थी। वह आगे बोला, जिस हवेली में आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, वह असल में सलीम अंकल की थी और कानूनी तौर पर उस हवेली की असली वारिस जरीन है। आप लोगों ने उस घर पर इतने सालों से गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। मेरे डैड के पास उस घर के असली कागजात सुरक्षित थे और मैं वही कागजात लंदन से अपने साथ लेकर आया हूँ। अब सब कुछ कानून के सामने साफ है।
इसलिए मैंने वकील को साफ आदेश दे दिया कि आप लोगों के पास इस हवेली को खाली करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है। उसके बाद कानून अपना काम करेगी। फोन के दूसरी तरफ से अचानक चीख पुकार और घबराई हुई माफी मांगने की आवाजें आने लगी। माहौल एकदम बदल गया था। थोड़ी ही देर में चाची शबीना भी रोते हुए फोन पर आ गई। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे डर ने उनके दिल को जकड़ लिया हो। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें घर से निकाल दिया गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। खुदा के लिए ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। उनकी आवाज में वही घबराहट थी जो कभी जरीन की आवाज में हुआ करती थी, जब वह रहम की भीख मांगती थी और कोई सुनने वाला नहीं होता था। ये सब सुनकर जरीन के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती उतर आई। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत के सारे दर्दनाक मंजर घूम गए। वे दिन जब उसे जानबूझकर भूखा रखा जाता था, वे रातें जब उसकी माँ को दवा तक नहीं दी जाती थी, वे अपमान भरे पल जब उसे उसी घर में नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता था, जो असल में उसके पिता की विरासत था। हर याद उसके दिल को चीर रही थी। तैमूर चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह कह रहा हो कि अब फैसला तुम्हारा है। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्हें निकाल दो जरीन, उन्होंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। उसके शब्दों में उकसावा था, मगर फैसला फिर भी जरीन के हाथ में ही था। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर जरीन धीरे धीरे उठी और शांत कदमों से चलते हुए तैमूर के करीब आ गई। उसने बिना कुछ कहे तैमूर के हाथ से फोन ले लिया। जैसे ही फोन उसके हाथ में आया, दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स जैसे सांस रोककर जरीन के फैसले का इंतजार कर रहा था। जरीन ने गहरी सांस ली और ठहराव भरी आवाज में कहा, ताईजान, मैं जरीन बोल रही हूँ, वही जरीन जिसे आपने कल रात बारिश में धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। उसके शब्द शांत थे, मगर उनमें ऐसी सच्चाई थी जिसने दूसरी तरफ बैठे लोगों को चुप करवा दिया। कुछ ही पल में वहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। जरीन कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर बोली, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं आपको वही सब महसूस करवाऊं जो मैंने और मेरी माँ ने बरसों तक सहा है। बेघर होना, लवारिस होना और हर पल बेबस महसूस करना। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द भी था और ताकत भी थी। तैमूर अपनी पत्नी को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व और प्यार साफ झलक रहा था। लेकिन अगले ही पल जरीन ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को और स्थिर करते हुए कहा, लेकिन मैं सलीम साहब की बेटी हूँ और मेरा दिल आप लोगों जैसा नहीं है। मुझे वह हवेली नहीं चाहिए, क्योंकि वह घर अब मेरे लिए सिर्फ दर्द और अपमान की याद बन चुका है। मुझे मेरा असली घर मिल चुका है और मेरा घर वह है जहाँ मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा है। उसने एक पल के लिए तैमूर की तरफ देखा, फिर फोन पर बोली, आप लोग उसी हवेली में रहिए, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि ये घर अब आपकी ताकत नहीं बल्कि मेरी दी हुई खैरात है। उसी लड़की की खैरात जिसे आप 2 टके की समझते थे। ये कहकर जरीन ने बिना कोई और शब्द कहे फोन काट दिया। तैमूर उसे हैरानी और बेहद गहरे प्यार भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि जरीन उससे लिपटी खड़ी थी। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुमने उन्हें माफ कर दिया? वो इसके काबिल तो बिल्कुल नहीं थे। जरीन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, नहीं तैमूर, मैंने उन्हें माफ नहीं किया। मैंने तो बस उन्हें अपने एहसान के नीचे दबा दिया है। अगर मैं उन्हें घर से निकाल देती तो शायद लोग उन्हें मुजरिम समझते, उनके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती। लेकिन अब वे जिंदगी भर शर्मिंदगी के साथ जिएंगे। जब भी उस घर की दीवारों, दरवाजों और छत को देखेंगे तो उन्हें हर बार ये एहसास होगा कि ये सब उन्हें खैरात में मिला है, उसी लड़की की खैरात जिसे वे 2 टके के समझते थे। वे थोड़ी देर रुकी, फिर शांत आवाज में बोली, और सच कहूं तो मैं नफरत का इतना भारी बोझ उठाकर अपने नए घर में कदम नहीं रखना चाहती थी। तैमूर ने बिना कुछ कहे अचानक उसके दोनों हाथ थाम लिए और उन्हें अपने होठों से छू लिया। उसकी आंखों में गर्व और मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, मुझे हीरे की पहचान है। तुम सच में मेरे दिल की वारिस हो।
रात पूरी तरह भीग चुकी थी। नए घर की छत पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही बारिश जैसे उनकी पहली मुलाकात के वक्त हुई थी। मगर उस रात की बारिश में दर्द था और आज की बारिश में सुकून। तैमूर और जरीन छत की रेलिंग के पास खड़े थे। जरीन ने एक खूबसूरत शॉल ओढ़ रखी थी और तैमूर ने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले रखा था। सामने पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ चमक रहा था। तैमूर ने झुककर धीरे से फुसफुसाया, जरीन। जरीन ने पलके उठाकर उसकी तरफ देखा। जी। तैमूर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना दिल कब दिया था? जरीन ने मासूमियत से सिर हिलाया। तैमूर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उस पहली रात जब तुम मेरे महंगे जूतों पर गिर पड़ी थी। जरीन ने तुरंत शरारत से भौहें चढ़ाई और सच, तैमूर हंस पड़ा। नहीं, उस वक्त तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। असल में मुझे तुमसे प्यार तब हुआ जब मैंने तुम्हें उस टूटी हुई खिड़की के पास छुपकर पेंटिंग करते हुए देखा था। तुम अपने कैनवास पर तूफान बना रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उस पल मैंने सोचा कि जो लड़की इतने दुखों और तकलीफों के बीच रहकर भी अपनी कला को मरने नहीं देती, वह कितनी मजबूत होगी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी चाहिए जो मेरी बेरंग दुनिया में सच्चे रंग भर सके। जरीन की आंखों में हल्की नमी चमक उठी। वह धीमी से बोली, मुझे तो लगा था कि आपको साइमा या सना जैसी मॉडर्न लड़कियां पसंद आएंगी। मैं तो बहुत साधारण हूँ। तैमूर ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आवाज में गहराई थी। सादगी ही तो सबसे बड़ा आकर्षण होती है जरीन। तुम उस कॉफी की तरह हो जिसमें चीनी भले कम हो, मगर उसकी खुशबू और असर बहुत देर तक रहता है। बाकी लड़कियां सोडा वाटर जैसी थी, थोड़ी देर शोर मचाया और फिर सब खत्म। लेकिन तुम सुकून हो। और तैमूर मिर्जा को अब जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए। वह थोड़ा झुककर उसके करीब आया और धीमे से बोला, और अभी इसी वक्त मुझे उस सुकून की जरूरत है जो सिर्फ तुम मुझे अपनी बाहों में समेट कर दे सकती हो। उसकी बात सुनकर जरीन के गाल शर्म से लाल हो गए। तभी तैमूर ने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकाली। वह वही पेंट ब्रश था जिसे जरीन उस रात इस्तेमाल कर रही थी। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, ये मैंने वहीं से चुरा लिया था। जरीन हैरानी से बोली, क्यों? तैमूर ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, ताकि मैं अपनी जिंदगी का कैनवस तुम्हारे हवाले कर सकूं। जरीन, क्या तुम मेरे बेरंग दिनों को अपने रंगों में सजा दोगी? जरीन ने मुस्कुराते हुए वह ब्रश लिया और हल्के से तैमूर के सीने पर रख दिया। फिर बोली, मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ तैमूर साहब, मगर वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कभी उदासी का सलेटी रंग नहीं आने दूंगी। तैमूर ने उसे और करीब खींच लिया। इस बीच बारिश थोड़ी तेज हो गई थी, मगर दोनों को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। तैमूर ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, वैसे एक बात कहूँ? जी। जरीन ने धीरे से पूछा। तैमूर मुस्कुराया और बोला, अब कॉफी में चीनी मत डालना, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में मिठास वैसे ही आ चुकी है। मुझे कॉफी अब भी कड़वी ही पसंद है। ये सुनकर जरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक बारिश की आवाज के साथ घुलकर एक खूबसूरत राग बन गई थी। दूर कहीं हवेली में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यहाँ दो दिलों के दीपक जल चुके थे जो अब किसी भी आंधी से बुझने वाले नहीं थे। ये कहानी एक टूटी हुई लड़की की थी जो अब एक रानी बन चुकी थी, और एक घमंडी राजकुमार की जो आखिरकार प्यार का फकीर बन गया था। आखिर में जीत प्यार की हुई और नफरत को हमेशा के लिए हार मिली। दोस्तों, अब आप जरूर बताइए कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। अपने विचार और भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और अगर आपको ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, रोमांटिक और प्यारी प्यारी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए लगातार नई नई और खूबसूरत कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी नई दिलचस्प और रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।